Okay. Question number, sorry, topic number 10.7, general characteristics of the compounds of alkaline earth metal. So dye-positive oxidation state M2 plus, which one? M2 plus is the predominant valence of the group 2 element. ग्रुप 2 में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो +2 आयन बनाते हैं. कौन सा आयन बनाते हैं? +2. ओके. नाउ द alkaline earth metals form the compound which are predominantly ionic but less ionic than the which one? Alkali metal. क्यों? Alkali metal form +1 ion immediately, and alkaline earth metals required little bit higher energy to form M2 plus ion. कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन निकालने, और अल्कली में दैट्स वाई वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे. लो आयोनेशन एंथैल्पी ऑफ अल्कली मेटल, एंड दैट्स वाई वो आयोनिक नेचर होगा. ओके, दिस इज ड्यू टू द इंक्रीज. ओके, अब अल्कली मेटल्स में वो क्यों, इसलिए इंक्रीज द न्यूक्लियर चार्ज बता दिया. और क्या बता दिया? क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाते हो तो पहले अल्कली मेटल के बाद अल्कलाइन अर्थ मेटल आएंगे. साइज क्या हो जाएगी? स्मॉल, कम हो जाएगी. द ऑक्साइड्स एंड अदर कंपाउंड्स ऑफ बेरिलियम एंड मैग्नीशियम आर मोर कोवेलेंट. दोस ऑफ फॉर्म बाय द विच मेटल? हैवियर एंड द लार्जर साइज मेंबर. जैसे ग्रुप में डाउन जाते हो साइज बढ़ती जाएगी. दे कैन इजीली लूज देयर इलेक्ट्रॉन. दैट्स वाई लार्जर जो नंबर है, बड़े जो एलिमेंट्स हैं उनका आयोनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा है, और बेरिलियम एंड मैग्नीशियम जो पहले आ जाते हैं उनकी स्मॉलर साइज की वजह से कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दिखने मिलती है. जैसे लिथियम के कंपाउंड कैसे थे? कोवेलेंट. बाकी सब कैसे निकल रहे थे? आयोनिक. जैसे यहाँ पे बेरिलियम एंड मैग्नीशियम के कंपाउंड समहाउ कोवेलेंट है, बाकी सबके कैसे निकल के आ रहे हैं? आयोनिक. बात क्लियर? कुछ कंपाउंड्स देखेंगे. सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड. अगर हम ग्रुप नंबर 1 की बात करें तो बोथ आर डिफरेंट, दोनों अलग तरीके से दिए गए थे, है ना. और मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि आपको एक टेबल बनाना है. ओके, यहाँ पे आप लिखोगे ऑक्साइड, यहाँ पे आपका ग्रुप 1 का लिखना है, ग्रुप 2 का लिखना है. जैसे वो कंटेंट खत्म हो जाए फिर आप लिखोगे हाइड्रोक्साइड, ग्रुप 1 के पॉइंट्स लिखने हैं, ग्रुप 2 के पॉइंट्स लिखने हैं. फिर वो खत्म हो जाए फिर कार्बोनेट, फिर सल्फेट, जितना जितना आता है वो सब लिख देने का एक पेज में अच्छे से, जो आपके पढ़ने में मजा आ जाए. आए समझ में? हाँ या ना? या नोटबुक में लिखना है तो सीधा वाला पेज हो, उसमें 3 कॉलम बन सकते हैं. वैसे तीसरा कॉलम तो सिर्फ नाम के लिए ही चाहिए, बाकी 2 पेज में अच्छे से हम कैटेगरी वाइज लिख सकते हैं. एक में सिर्फ ऑक्साइड लिखो, या नाम भी नहीं लिखना है तो नाम ऊपर लिख लो ऑक्साइड्स. एक पेज पे ग्रुप 1, दूसरे पेज पे पेज टर्न कर दो तो लिखो हाइड्रोक्साइड, ग्रुप 1, ग्रुप 2. एक डायरी बन जाएगी आपकी, जो आप हर वक्त अपने साथ रख के इसको पढ़ सकते हैं, और एस ब्लॉक के चैप्टर्स में मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हो. लाइक हमें सेम एक्टिविटी पी ब्लॉक में भी करनी रहेगी. अब मैंने वे बताया, रास्ता बताया, आप फॉलो करोगे तो आपको फायदा है, नहीं करोगे तो आपको लॉस है. क्लियर? ओके, ऑक्साइड्स की बात करते हैं. अल्कलाइन अर्थ मेटल बर्न इन ऑक्सीजन टू फॉर्म द मोनोऑक्साइड, एंड दैट इज अ टाइप ऑफ MO. अगर ग्रुप 1 में देखते तो M2O टाइप का था, क्योंकि M प्लस था, O2 माइनस था, तो A2 नीचे आया था. ग्रुप 2 में देखे तो M2 प्लस है, ऑक्सीजन क्या है? दोनों साथ में आएंगे. बात क्लियर? मतलब +2 -2 यानी दोनों एक एक ही आएंगे. तो कौन सा ऑक्साइड्स बनेगा? MO. कौन सा बनेगा? MO. तो सबसे पहला ऑक्साइड कौन सा है? BeO, बेरिलियम ऑक्साइड. कौन सा ऑक्साइड है? बेरिलियम ऑक्साइड. आया समझ में? बेरिलियम ऑक्साइड हैज अ रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर. कौन सा स्ट्रक्चर है? रॉक सॉल्ट. BeO, beryllium oxide, is essentially covalent in a nature. The enthalpies of formation of this oxide are quite high, and consequently they are very stable to हिट पे. हिट देने से भी वो स्टेबल है, डिकम्पोज नहीं होते. ओके, बेरिलियम ऑक्साइड जो है वो नेचर में कैसा है? एम्फोथेरिक. एम्फोथेरिक मतलब कि दोनों एसिडिक एंड बेसिक दोनों नेचर है उसके पास. अदर एलिमेंट्स आर आयोनिक इन नेचर. ऑल द ऑक्साइड्स एक्सेप्ट BeO. देखो बोला ना, BeO तो कौन सा नेचर में है? एम्फोथेरिक. बाकी सारे क्या है? बेसिक इन नेचर. मेटल के ऑक्साइड जनरली क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर, एंड रिएक्ट विद द वाटर टू फॉर्म स्प्रिंगली सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड. जैसे ही मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, वाटर में ऑलरेडी क्या होता है? H प्लस OH माइनस. ये O2 माइनस इस H प्लस के साथ रिएक्शन करेगा, वो भी क्या बनाएगा? OH माइनस. कितने OH माइनस बने? 2 बने. और मेटल आयन जो है वो एज अ +2 है ही है, तो M2 प्लस OH माइनस के बीच में MOH ट्वाइस का कंपाउंड बनेगा.
solubility and the thermal stability of the as well as basic characteristics of this hydroxide increase with increasing. अगर ग्रुप में डाउन जाते हैं एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है तो ये हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी भी वाटर में इंक्रीज होगी, थर्मल स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होगी, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी क्या होगी, इंक्रीज होगी. क्लियर? फ्रॉम MgOH ट्वाइस टू व्हाट, बेरिलियम को छोड़ दिया. The alkaline earth metal hydroxides, however, less basic than the and less stable than the which metal hydroxide. सबसे ज्यादा स्टेबल हाइड्रोक्साइड्स है तो वो तो अल्कली मेटल के, लीना के, रूबी, सीजियम, फ्रांसियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ल्यूडियम, सीजियम, फ्रांसियम के है. आया समझ में? टू मेटल सेकंड ग्रुप के मेटल के नहीं, वो तो लेस हो जाते हैं. बेरिलियम की अगर बात करें तो बेरिलियम का जो है वो कैसा है नेचर में, हाइड्रोक्साइड एम्फोथेरिक, बेसिक भी है, मतलब बेस के साथ भी रिएक्शन करता है, एसिड के साथ भी रिएक्शन करता है. एंड इट रिएक्ट्स विद, देखो, एसिड एंड, तो देखो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड का सबसे पहले बेस के साथ रिएक्शन है तो यहाँ पे 2H तो थे ही, 2H वो एक्सेप्ट कर लेगा एंड इट फॉर्म BeOH4 2 माइनस, दैट इज बेरिलेट आयन. और OH माइनस एक्सेप्ट कर रहा है यानी OH माइनस के साथ रिएक्शन कर रहा है, मतलब यहाँ पे उसका नेचर एसिडिक है. कैसा है? अब नाउ BeOH ट्वाइस HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है एसिड के साथ, मतलब यहाँ पे इसका नेचर कैसा है, बेसिक है. क्लियर? तो सिंपल, ये H2O में से भी H प्लस OH माइनस बनेगा, 2H2 है तो 2H प्लस 2H और ये 2H, टोटल कितना हो जाएगा, 4OH हो जाएगा. आया ना? और बाकी जो है वो Cl2 बाकी बचेगा, 2Cl, वो Cl यहाँ पे जाएगा. अब एक्चुअली में देखने जाए तो ये 2 सा कितना है और ये कितना है 2, 8 है ना, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कितने हैं, 4 ही है, तो मतलब ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है. ओके, हम बैलेंस करेंगे भी नहीं, अगर करना भी है तो इस तरह से हम कर सकते हैं सिंपल तरीके से. BeOH ट्वाइस प्लस हमारे पास कौन था, HCl था, 2 अभी छोड़ देते. ओके, HCl था प्लस क्या था, H2O था, प्लस आपके साथ था H2O, दैट गिव यू BeOH4 एंड देन Cl2. अगर आपको ऐसा इसको बैलेंस करना है तो आप पहले को 1 मोल रखो, यहाँ पे X मोल ले लो, यहाँ पे Y मोल ले लो और यहाँ पे Z, और फिर एक टेबल बनाओ LHS RHS का. यहाँ पे एलिमेंट लिखो B, लेफ्ट हैंड साइड B कितना है, 1 है, राइट हैंड साइड कितना है, अगर यहाँ पे 2 होता तो 2 बोलते ना, तो Z है तो Z बोलेंगे. चलो अब ऑक्सीजन, सॉरी, नॉट ओनली 2, ये 2 और ये 1 है, बट 1 के आगे क्या है, Y, तो 1 इंटू Y, Y, और दिस इज, यहाँ पे कितना है 4, बट उसके आगे क्या है, यस और नो. हाइड्रोजन कितना है, ए वाला 2, ए वाला X, 2 इंटू वाई, 2y. क्लियर ना? अगर यहाँ पे 2 होता तो 2 इंटू 2 4 करते हैं ना, तो y है तो क्या करना पड़ेगा, 2 इंटू वाई. यहाँ पे 1 इंटू 4 4, 4 इंटू जेड. आया समझ में? अब कौन बाकी बचा, कितना है यहाँ पे और सामने, ओके सॉरी, 2 इंटू जेड. आया समझ में? कंफर्म. एक्स वाई जेड टोटल अननोन कितने, 3. अगर इक्विलिब्रियम में तो आपको 4 इक्वेशन मिल गए. कितने इक्वेशंस मिल गए, 4 मिल गए. ओके, उसमें सबसे पहला वैल्यू निकल के आया जेड इक्वल्स टू 1. एक ज्यादा है, एक इक्वेशन ज्यादा है, 3 हो तो 3 तो मिलने ही चाहिए, तभी ये मेथड वैलिड. अगर 3 अननोन है और 2 ही इक्वेशन मिल रहे हैं तो ये मेथड वैलिड नहीं है. चलो दूसरा, जेड का वैल्यू 1 हो तो ये वाला ले ले, एक्स इक्वल्स टू 2 इंटू आंसर 2, और वाई का वैल्यू ले यहां से, तो 2, वाई का वाई, 4 इंटू 1, तो y इक्वल्स टू 4 माइनस 2, आंसर क्या है, तो यहाँ पे क्या करने का 2, यहाँ पे क्या करने का 2, और z इक्वल्स टू क्या है 1. तो भी ये बैलेंस तो हो ही नहीं रहा है. हाइड्रोजन तो यहाँ पे कितने हैं
4 इंटू 1 तो 4 ही होगा ना, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 2 4, 6 हो रहा है ना, किधर कितने, नहीं यहाँ पे 1 आया है तो 4 ही है ना, 1 इंटू 4 4 ही है, और यहाँ पे 2 2 सा कितना हो गया 4, और ये वाले 2 है, हाँ उसमें भी 2 है, तो 2 2 4 और 4 8 है, लेकिन वहां पे तो सिर्फ कितना है, ऐसा क्यों, बट करेंगे तो हमने जो बैलेंस किया उसका क्या मतलब, अब देखो हमने जब बैलेंस किया तो बैलेंस वैल्यू तो मिल गई, देखिए 2 2, कहीं गलती नहीं कर रहे हैं ना, ये चीज भी मुझे स्कूल में भी डाउट क्रिएट किया था माइंड में। देखो एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना मोल है जेड, तो जेड आ गया, ये गलती करे तो देखना है अच्छे से, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 2, और यहाँ पे वाई था, वाई इंटू 1 वाई, तो 2 प्लस वाई आया, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 था, 1 इंटू 4 4, लेकिन इसके जेड मोल है 4 जेड हुआ। चलो हाइड्रोजन कितना है 2, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 था, 1 इंटू एक्स एक्स, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 था, 2 इंटू वाई, देखो हमने सारे ले लिए, कुछ भी बाकी नहीं रखा, इसके 2 भी आ गए, इसके x भी आ गए, इसके 2y भी आ गए, है ना, और सामने कितना है 4 हाइड्रोजन, 1 इंटू 4 एंड इंटू जेड, तो क्या आ गया 4 जेड, और x इक्वल्स टू यहाँ से कहाँ है, हाँ Cl, यहाँ पे x है Cl, तो वहाँ पे कितने 2, तो 2 जेड हो गया। अब ये पहला ही इक्वेशन हमें बता रहा है कि b कितना लेना है 1, तो z इक्वल्स टू क्या आ गया 1, फिर मैंने इसमें z इक्वल्स टू 1 रखा तो x इक्वल्स टू क्या हो गया 2, फिर इसमें भी z इक्वल्स टू 1 रखा, मैथमेटिक्स वाइज हम सही जा रहे हैं। अब कौन सा इक्वेशन हमने यूज नहीं किया, थर्ड ना, चेक तो करें इसको, 2 प्लस x2 है ना, 2 y कितना है 2, तो 2 2 4 प्लस 8, देखो बैलेंस नहीं हो रहा है, 4 जेड कितना है, मतलब जेड 1 लिया था ना, तो इट इज नॉट सेटिस्फाइंग, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, और उसी में तो फंस रहे हैं, हाइड्रोजन को कैलकुलेट कर रहे हैं तभी हमें बैलेंस नजर नहीं आ रहा है, यस और नो, ओके चलो छोड़ो, हम इतना ही लिख के रख देंगे। मेजोरिटी केस में वो वाली मेथड काम आ जाती है, जैसे ट्रायल एंड एरर मेथड में हमें एरर्स मिलते हैं, वो लिखा बैलेंस किया फिर वापस उसको भी करेक्ट करना पड़ता है, बैलेंसिंग ऑपरेशन की बात कर रहा हूँ, वैसे इस मेथड में भी हमें एक एरर या 2-3 चीजें हैं जो लिमिटेशन में लेके जाती है। चलो बात करते हैं हैलाइड्स की, एक्सेप्ट फॉर द बेरिलियम हैलाइड्स ऑल अदर हैलाइड्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल आर आयोनिक इन अ, बेरिलियम को तो हम आयोनिक बोलते हैं तब छोड़ के ही जाते हैं, क्यों, बेरिलियम का सबसे स्मॉलर साइज है, इट कैन पोलराइज द लार्जर एनायन एंड दैट्स व्हाई कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स इन्वॉल्व होगा कोवेलेंट, पोलराइज करेगा तो कौन सा होगा कोवेलेंट, है ना, बेरिलियम हैलाइड्स आर एसेंशियली कोवेलेंट एंड सॉल्युबल इन अ आयोनिक, अगर आयोनिक बॉन्ड होता है तो वाटर में सॉल्युबल होता है, बट कोवेलेंट बॉन्ड आ जाए तो खास करके किसके अंदर सॉल्वेंट हो गए, सॉरी कौन सा सॉल्वेंट्स के अंदर सॉल्यूट हो गए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। बेरिलियम क्लोराइड हैज अ चेन स्ट्रक्चर इन द सॉलिड स्टेट, देखो सॉलिड में AbCl2 है, AbBcl2, वो भी BeCl2, ऐसे चेन स्ट्रक्चर आपको दिखने मिलता है। अब दिखने में आ रहा है, अगर हम इसको बी माने तो ये Cl2 Cl2 आगे दिखा, फिर ये बी है तो ACl2 आगे वो Cl2 पीछे, मतलब एक काम करते इसको बी मानते तो उसके 2 Cl2 आगे BeCl2 बराबर, एक मॉलिक्यूल हुआ, फिर ये दूसरा मॉलिक्यूल बी तो उसके 2 Cl2 पीछे, फिर ये बी तो उसके 2 Cl2 आगे, मतलब कि अगर ये बी है और ये Cl है तो एक BeCl2 ऐसे होगा, दूसरा BeCl2 ऐसे, BeCl2 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 चेन बनेगा। उसको रिप्रेजेंट कैसे किया, तो एक को हमने प्लेन वाली लाइन बताई, सिंपल लाइन बताई,
दूसरे को हमने सॉलिड वेज लाइन बताई। आया समझ में? इंडिकेशन कर रहा है कि ए प्लेन ऑफ पेपर में से बाहर की ओर है, मतलब ये 2 Cl प्लेन ऑफ पेपर से बाहर है, फिर ये अंदर की ओर है। आया समझ में? तो ये लाइंस भी स्पेसिफिक मीनिंग बता रही है। गॉट इट? जिसको आप एग्जैक्टली 3D मॉडल्स में देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। हुआ कि नहीं? पक्का ना? ओके गुड देन, आगे बढ़े। वेपर फेज की अगर हम बात करें, ये सॉलिड फेज की बात है जिसमें लंबी सी चैन थी BeCl2 की। अगर हम वेपर फेज की बात करें तो वेपर फेज में BeCl2 के बीच में दो BeCl2 मॉलिक्यूल क्लोरीन क्लोरीन से कनेक्टेड होते हैं। तो दो को ज्वाइन करने का जो काम होता है वो ब्रिज का होता है। तो यहाँ पे भी इसको हम क्या बोलेंगे? क्लोरो ब्रिज बोलेंगे। और यहाँ पे सिर्फ लंबी चेन नहीं होती है, वेपर में सिर्फ दो ही मॉलिक्यूल कंबाइंड होते हैं। अगर BeCl2 है, दो कंबाइंड हो गए तो क्या बना देगा? Be2Cl4, जिसको हम क्या बोलेंगे? डाइमर। ओके, which dissociates into the linear monomer at the which temperature? Higher of order of 1200 Kelvin। अगर Be2Cl4 है तो वो एक डाइमर है। क्या है? डाइमर। और वो डिसोशिएट होगा, मतलब कि अगर हम उसको हीटअप करेंगे तो वो जो दो मॉलिक्यूल है वो ब्रेकअप हो जाएंगे, एक दूसरे से टूट जाएंगे। डीएसोशिएट होना, निकल जाना, ज्वाइन हुए होते हो ब्रेक हो जाना, और आपको 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ BeCl2 देगा। बट टेम्परेचर कौन से ऑर्डर का चाहिए? 1200 केल्विन ऑर्डर का चाहिए। द टेंडेंसी टू फॉर्म हैलाइड्स हाइड्रेट ग्रेजुअली डिक्रीज। अब हैलाइड का हाइड्रेट सॉल्ट बनाने का जो टेंडेंसी है, जैसे 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 नीचे जाते हैं ग्रेजुअली क्या होता है? डिक्रीज। सबसे ज्यादा हाईएस्ट सॉल्ट कौन सा बनाता है? हाइड्रेट सॉल्ट कौन बनाता है? मैग्नीशियम। MgCl2 मैग्नीशियम का जो हैलाइड है वो कितने वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच है? लाइकवाइज CaCl2 6, SrCl2 6, BaCl2 2। Down the group, the dehydration of hydrate chloride, bromides, iodides, okay, of calcium, strontium and barium can be achieved on, जैसे हमने सोडियम Na2CO3 10H2O था, उसको हीट किया था, याद आ रहा है? 373 केल्विन। तो वो 10 के 10 पानी क्या कर देता था? वाटर निकाल देता था, सिर्फ Na2CO3 बचता था, विच इज नॉन एज सोडा एस। क्या बोलते हैं उसको? सोडा एस। आया समझ में स्कूल आने का फायदा, है ना? चलो गुड। सो उसको बोलते हैं सोडा एस। हमने यहाँ पे भी पढ़ा है, पढ़ा ना बेटा? याद है कि नहीं? हाँ जी, पक्का? तो ये स्कूल आने का फायदा है, हिदायत, और खास करके पहली बेंचेस पर बैठने का, है ना? आज तीनों पकड़े गए थे, झाल ही देने वाला था मैं, बट बच गए। हाँ हाँ? बैल बच गए नहीं, मैंने बचा लिया। चलो, सो ये जो कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम एंड कौन है? बैरियम। दैट कैन बी ओके। उनके जो हाइड्रेट क्लोराइड है, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड्स है, उसका क्या हो सकता है? मतलब जो वाटर मॉलिक्यूल उन्होंने एब्जॉर्ब करके रखे वो निकाल सकते हैं, हम डिहाइड्रेट कर सकते हैं बाय व्हाट? हीटिंग। However, the corresponding hydrate halides of beryllium and magnesium on heating suffers hydrolysis. The fluorides are relatively less soluble than the chlorides owing to their high lattice energy. Okay? जो क्लोराइड है, यहाँ पे लिखा है बेरिलियम एंड मैग्नीशियम जो है, उनके उनके जो क्लोराइड्स है उनको हीटिंग करेंगे तो सफर्स हाइड्रोलिसिस, बट द फ्लोराइड्स आर रिलेटिवली, क्लोराइड एंड ब्रोमाइड चल जाएगा, बट अगर बेरिलियम और मैग्नीशियम के साथ क्या है? फ्लोराइड्स है। फ्लोराइड मतलब कि क्या कनेक्टेड है? फ्लोरीन। तो वो लेस सॉल्युबल है देन द व्हाट? इसका रीजन क्या है लेस सॉल्युबिलिटी के लिए? क्योंकि फ्लोराइड आयन जो नेगेटिव है वो भी एक एटम बॉम्ब है, एक तो सबसे स्मॉलेस्ट साइज, ऊपर से नेगेटिव चार्ज, एंड दैट्स व्हाई लेटाइस एनर्जी उसकी क्या रहती है? यानी कि तुरंत वो आयंस में लिबरेट होने वाला नहीं है। मैंने बोला था ना लेटाइस फॉर्मेशन, सपोज बेरिलियम फ्लोराइड है तो BeF2 सॉलिड बनाएगा लेटाइस फॉर्मेशन की वजह से, वो तुरंत लिबरेट होता नहीं है। वाटर में ऐड करते तो आयंस में निकलना चाहिए, वो आयंस बनना चाहिए, Be+2 F- बनना चाहिए। उसके लिए जो लेटाइस बनने वक्त जो एनर्जी लॉस हो गई थी उतनी ही एनर्जी हमें वापस, अब हाई एनर्जी है तो मतलब ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तब तक वो सॉल्युबल होगा
नहीं, एंड दैट्स व्हाई ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे वो क्या रहता है, लेस सॉल्युबल। बोलो को डाउट, कंफर्म। ओके, बात करते हैं सॉल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड्स। ऑक्सो एसिड के साथ ये मेटल्स क्या बनाते हैं, सॉल्ट, बिकॉज मेटल की जो नेचर है वो क्या है, बेसिक। तो सबसे पहले कार्बोनेट ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल आर इनसॉल्युबल इन द वाटर एंड दैट कैन बी प्रेसिपिटेटेड बाय द एडिशन ऑफ द सोडियम और अमोनियम कार्बोनेट सॉल्यूशन टू द सॉल्यूशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ दिस। तो ये मेटल कार्बोनिक एसिड के साथ रिएक्शन करके कार्बोनेट सॉल्ट बनाते हैं। उनकी सॉल्युबिलिटी वाटर में कैसी है, कम। हाँ, अल्कली मेटल के कार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है ना। और इसीलिए अगर इनके कार्बोनेट का सॉल्यूशन है और उसमें हम अल्कली मेटल सोडियम कार्बोनेट का प्रोपोर्शंस डाल दे या एमोनियम कार्बोनेट डाल दे तो वो सॉल्युबल हो जाएगा, और जो सॉल्युबल है वो भी क्या बन जाएगा, प्रेसिपिटेट। सिंपल सा है, वाटर के अंदर एटम्स के बीच में जो पार्टिकल्स होती है उसमें सॉल्यूट रह सकता है। ऑलरेडी इस मेटल्स के कार्बोनेट सॉल्युबल फॉर्म में थे, लेस सॉल्युबल थे, लेकिन वाटर के अंदर प्रेजेंट है। अब अगर मैं बाहर से सोडियम कार्बोनेट डालूं जो ज्यादा डिजोल्व कैपेसिटी रखता है वाटर के साथ, तो वो घुसेगा तो अंदर जो है वो क्या निकल जाएगा, बाहर। तो इस मेटल के कार्बोनेट प्रेसिपिटेट्स बनके बाहर निकल जाएंगे। अगर पर्टिकुलर ग्रुप की कंपैरिजन करें तो सॉल्युबिलिटी ऑफ द कार्बोनेट इन वाटर डिक्रीज विथ एटॉमिक नंबर। जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे कार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम। ऑल द कार्बोनेट डिकम्पोज ऑन हीटिंग, वो डिकम्पोज हो गए, और कार्बन डाइऑक्साइड और क्या देंगे, बेरिलियम कार्बोनेट इज अनस्टेबल एंड कैन बी कैप्ट ओनली इन द एटमोस्फियर ऑफ ओके CO2। वो इतना ज्यादा अनस्टेबल है कि तुरंत कार्बन डाइऑक्साइड में और ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम पहले से ही उसको कार्बन डाइऑक्साइड के एनवायरमेंट में रखेंगे ताकि उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड ना बने। इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग लसेटेरियल प्रिंसिपल पढ़ा स्कूल में, नाम तो है ना, बस उससे काम चलाना है, बाकी मैं डिटेल में बताऊंगा लेटर ऑन। द थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज विथ इंक्रीज इन, कार्बोनेट की थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है जैसे नीचे जाते हो। हाइड्रोक्साइड की कम हो रही थी, तो किसमें कम हो रही है किसमें बढ़ रही है, प्लीज बी यू हैव टू रिमेंबर, है ना। तो इनकी स्टेबिलिटी नीचे जाते जाते क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, नहीं हाँ इंक्रीज हो रही है। सल्फेट H2SO4 के साथ रिएक्शन के थ्रू मिलेगा। All the sulfates of alkaline earth metal are white solid and stable to heat. BeSO4 and MgSO4 are readily soluble in, the solubility decrease from CSO4 to, आगे solubility increase होती थी नीचे जाते, यहाँ पे सल्फेट की क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। The greater hydration enthalpy of Be+2 and Mg+2 overcome the lattice enthalpy factor and that's why sulfates are soluble, है ना। तो लेटाइस एंथैल्पी फैक्टर को कौन ओवरकम कर देता है, यहाँ पे लेटाइस एंथैल्पी फैक्टर मान्य नहीं रखता क्योंकि वो कम है, बट हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा मैटर रखता है क्योंकि हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ Be+2 ज्यादा है किसके कंपेयर में, लेटाइस एंथैल्पी, इसलिए वो ज्यादा सॉल्युबल है। क्योंकि नहीं तो हायर लेटाइस एंथैल्पी हो तो सॉल्युबिलिटी क्या कर देता है, कम, आयंस को सेपरेट नहीं होने देता, बताया ना आगे। ओके, नाइट्रेट्स की अगर बात करें, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन नाइट्रेट्स फॉर्म करवाता है, तो दे मेड बाय डिसोल्यूशन ऑफ कार्बोनेट टू द नाइट्रिक एसिड। कार्बोनेट को हम किसके अंदर रिएक्शन करवा दे, नाइट्रिक, तो भी आपको नाइट्रेट सॉल्ट मिल जाएंगे। मैग्नीशियम नाइट्रेट क्रिस्टलाइज विद द 6 मॉलिक्यूल ऑफ द वाटर एंड whereas barium nitrate crystallize with the anhydrous salt. This is again shows the decreasing tendency of from hydrate salt with increasing the size and decreasing hydration। जैसे साइज बढ़ेगा हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है, दैट्स व्हाई हाइड्रेट सॉल्ट बनाने की कैपेसिटी भी कम हो रही है। बट ये कौन सा सॉल्ट है, नाइट्रेट। ऑल ऑफ देम डिकम्पोज ऑन हीटिंग टू गिव द ऑक्साइड लाइक अ लिथियम नाइट्रेट। अगर MnO3 को क्या करूं, हीटअप करूं तो MO + NO2 मिलेगा, ऑक्सीजन निकल जाएगा। ऐसा ही इक्वेशन हमने लिथियम के लिए देखा था, किसके लिए देखा था, लिथियम, आया समझ में। और यहाँ पे M यानी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। तो बस इतने सॉल्ट्स जो मैंने पढ़ा है वो करके आने हैं, उसके ऊपर से 10.4 10.5 प्रॉब्लम्स पढ़ के आना है। ओके, अपकमिंग लेक्चर से एनोमलियस बिहेवियर से आगे बढ़ेंगे।